नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार कोचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ड्यूटी टाइम के बाद जितना भी मुझे समय मिलता है मैं खूब पढ़ता हूँ तथा अपनी वीडियो में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, इसके लिए एक लाइक तथा एक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे। तो दोस्तों, फिजिक्स की क्लास में हमने गति के नियम पढ़े थे। गति के नियम में भी हमने प्रथम और दूसरा नियम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा नियम पढ़ते हैं। तीसरा नियम, थर्ड लॉ। तीसरे नियम में न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। पहले तो आप यह लाइन समझेंगे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब यह हुआ, मान लिया है 50 किलोग्राम का कोई वजन है। 50 किलोग्राम का कोई वजन है। अगर इसको उठाते हैं तो ये वजन भी नीचे की ओर एक बल लगाता है। इसमें जो भार होता है अपने भार से नीचे की ओर एक बल लगाता है, यानी कि प्रतिक्रिया होती है। जो इसको उठा रहा है वो ऊपर की ओर तो क्रिया कर रहा है, लेकिन ये जो वेट है, ये जो भार है, वो नीचे की ओर बल लगा रहा है। यानी कि ऊपर की ओर तो कोई भी व्यक्ति क्रिया कर रहा है, लेकिन ये जो वेट है वो नीचे की ओर प्रतिक्रिया कर रहा है। यानी कि ये तो ऊपर की ओर बल लगा रहा है कोई आदमी, लेकिन ये जो पत्थर है या ये जो भार है ये नीचे की ओर प्रतिक्रिया बल लगा रहा है। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी? जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यानी कि पहली वस्तु द्वारा तो क्रिया हो गई तथा दूसरी वस्तु द्वारा प्रतिक्रिया हो गई। तो प्रत्येक वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। विपरीत दिशा में लगाती है। इसका मतलब हुआ कि पहली वस्तु द्वारा तो क्रिया हो गई, लेकिन दूसरी वस्तु द्वारा प्रतिक्रिया हो गई। अर्थात पहली वस्तु द्वारा तो क्रिया हो गई, लेकिन दूसरी वस्तु द्वारा प्रतिक्रिया होती है।
होती है। मतलब ये हो गया, अगर कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यानी कि एक वस्तु द्वारा तो क्रिया हो गई और दूसरी वस्तु द्वारा प्रतिक्रिया हो गई। यानी कि पहली वस्तु तो एक्शन कर रही है और दूसरी वस्तु रिएक्शन कर रही है, इसलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, यानी एक्शन रिएक्शन लॉ। इसलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तीसरे नियम को एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और ज्यादा जानते हैं इसके उदाहरणों से। नंबर 1 उदाहरण, दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो सिविल सर्विसेज से संबंधित हो, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो, यूपी पुलिस से संबंधित हो, कोई सी भी परीक्षा में आरओ सैकड़ों बार पूछा गया है। तो प्रत्येक चीज को धैर्य से समझे। नंबर 1 उदाहरण, जब कोई आदमी किसी नाव से कूदता है, जब कोई आदमी किसी नाव से जमीन पर कूदता है, यानी कि आगे की ओर कूदता है, तो नाव पीछे की ओर धकेली जाती है। नाव से कूदने पर कहां से कूदने पर? जमीन पर कूदने पर। नाव से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, नाव का पीछे हटना। जब नाव से जमीन पर कूदते हैं तो नाव कैसे पीछे हट जाती है? मान लिया ये कोई आदमी है, ये इसका अगला पैर है और ये पिछला पैर है। मान लिया ये नाव है, तो जब नाव से कूदता है कोई आदमी तो अगले पैर से वो बल लगाता है, लेकिन पिछले पैर से वो प्रतिक्रिया बल का सपोर्ट करता है। यानी कि जब वो आगे की ओर बल लगाएगा तो पिछला पैर विपरीत दिशा में बल लगाएगा ताकि आगे की ओर कूद सके। तो पहले पैर द्वारा क्रिया हो गई और दूसरे पैर द्वारा प्रतिक्रिया हो गई। जब अगला पैर क्रिया करेगा तो पिछले पैर से क्रिया के फलस्वरूप नाव पीछे की ओर धकेल दी जाएगी, नाव पीछे की ओर धकेल दी जाएगी। दूसरा उदाहरण देखिए आप, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी के टूटने पर आदमी का पीछे की ओर गिरना। कुएं से पानी निकालते समय रस्सी के टूटने पर व्यक्ति का पीछे की ओर गिरना या गिर पड़ना। पीछे की ओर कैसे गिर जाता है वो? मान लिया ये कोई कुआं है, ये क्या है? कोई कुआं। तो यहां से गिरने से जब वो बाल्टी से पानी खींचता है, मान लिया यहां पर कोई आदमी खड़ा है, जब वो इस पर बल लगाकर पानी को आगे की ओर खींचेगा, जब वो बल लगाकर पानी को आगे की ओर खींचेगा और उसी बल के फलस्वरूप यदि यहां से बीच में से यहां से रस्सी टूट जाती है तो पीछे की ओर खींच रहा है, लेकिन बल तो आगे को यहां से, बल तो यहां से लग रहा है ना, रस्सी को पीछे को जरूर खींच रहा है लेकिन बल यहां लग रहा है। तो बल यहां लगने के फलस्वरूप जब रस्सी टूट जाती है, उसे खींचती बार
तो जैसे ही रस्सी टूट गई तो पीछे की ओर गिर पड़ेगा आदमी। तो इसीलिए कुएं से पानी निकालते समय रस्सी के टूटने पर कोई भी व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ता है, यानी कि अगली तरफ तो क्रिया हो गई, अगली तरफ तो बल लगा दिया, लेकिन विपरीत दिशा में भी तो बल लगेगा फिर जब रस्सी टूट जाएगी। तो इसीलिए रस्सी को खींचते समय रस्सी के टूटने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ता है, यानी कि एक तरफ तो क्रिया हो गई और दूसरी तरफ प्रतिक्रिया हो गई। और उदाहरण से समझिए। नंबर 3, बंदूक से गोली छूटने पर पीछे की ओर झटका लगना। बंदूक से गोली छूटने पर व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगना। पीछे की ओर झटका लगना। जब कोई आदमी बंदूक से गोली चलाता है तो उसे पीछे की ओर झटका लगता है, क्यों? मान लिया ये कोई बंदूक है, इसका आकार देखिए आप बंदूक का, आपने बंदूक देखी होगी, तो बंदूक का आकार यानी कि द्रव्यमान ज्यादा होता है, लेकिन गोली का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। लेकिन जब बंदूक के द्वारा गोली पर क्रिया की जाती है या बंदूक के द्वारा जब गोली पर बल लगाया जाता है तो गोली अत्यधिक वेग के साथ निकलती है, यानी कि पूरी रफ्तार के साथ निकलती है। तो बंदूक ने तो अपनी क्रिया गोली पर कर दी, लेकिन अब ये जो गोली है ये विपरीत दिशा में बल लगाएगी, यानी कि विपरीत दिशा में क्रिया करेगी, फलस्वरूप व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगेगा। लेकिन अब इसका वेग तो ज्यादा हो गया, अब ये जब वेग ज्यादा होगा तो झटका भी ज्यादा लगेगा। अब यहां पर जो आदमी बंदूक चला रहा है और बंदूक का द्रव्यमान एक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आदमी ने बंदूक को कस के पकड़ कर रखा है, इसलिए उसे झटका कम लगेगा। लेकिन यदि अगर इसकी जगह कोई हल्की बंदूक हो, भारी बंदूक की जगह कोई हल्की बंदूक हो और उससे अत्यधिक वेग से गोली निकले तो क्या होगा? झटका ज्यादा लगेगा, क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान यानी कि आकार काफी कम है। अगर इसी बंदूक का भार यानी कि यह ज्यादा भारी होगी तो किसी व्यक्ति को झटका कम लगेगा। तो इसी प्रकार बंदूक से गोली छूटने पर व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। अन्य उदाहरण से समझिए। रॉकेट के छूटने पर आगे की ओर बढ़ना, यानी कि रॉकेट का प्रक्षेपण करना, आगे बढ़ना, तीव्र गति से आगे बढ़ना, तीव्र गति से आगे बढ़ना। मान लिया ये कोई रॉकेट है, मान लिया ये कोई रॉकेट है और इस रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन है। अधिकतर लिक्विड हाइड्रोजन यानी कि तरल हाइड्रोजन ही ईंधन के रूप में डाली जाती है। जब इसमें रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन का दहन होगा, यानी कि जब जलने लगेगी तो अत्यधिक मात्रा में गैसें नीचे की ओर निकलेगी, तो अत्यधिक मात्रा में गैसें नीचे की ओर निकलेगी। ये नीचे वाली गैसें जब नीचे को निकलेगी तो ऊपर की ओर प्रेशर लगाएगी, यानी कि इधर तो क्रिया हो गई और इसी क्रिया के फलस्वरूप रॉकेट पर प्रतिक्रिया लगेगी और रॉकेट बहुत तेज गति से
उड़ जाएगा। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम पर आधारित है। दोस्तों ये उदाहरण सैकड़ों बार एग्जाम में आ चुके हैं और प्रत्येक एग्जाम में बहुत बच्चे इन उदाहरणों को गलत करके आते हैं। अतः आप अगर किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़े, क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज्यादा। ये हो गया। नंबर अगला, तैराक के द्वारा पानी को पीछे धकेलने पर तैराक का आगे की ओर बढ़ना। तैराक द्वारा पानी को पीछे धकेलने पर तैराक का आगे की ओर बढ़ना। तैराक का आगे की ओर बढ़ना। जब पानी में तैराक, कोई भी तैराक हो, जब तैरता है तो जब वह हाथ को इधर पीछे की ओर लाता है, यानी कि पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तो पीछे की ओर तो प्रतिक्रिया होती है, तो पीछे की ओर तो क्रिया होती है। यानी कि जब पानी को पीछे की ओर धकेलता है तो पीछे की ओर बल लगाता है, यानी कि पीछे की ओर तो क्रिया हो गई। और वही हाथ जब पानी से निकालकर आगे फिर, यानी कि जब हाथ को आगे की ओर ले जाएगा तो प्रतिक्रिया हो गई, और फिर धकेलेगा, फिर क्रिया हो गई, फिर आगे ले जाएगा, फिर प्रतिक्रिया हुई। तो इसी क्रिया में पानी को धकेलने पर किसी तैराक का आगे की ओर बढ़ जाना, यानी कि वो आगे की ओर बढ़ जाएगा। नंबर अगला उदाहरण, घोड़ा गाड़ी को जब कोई घोड़ा खींचता है तो अपने पिछले पैरों के द्वारा वो बल लगाता है, अपने पिछले पैरों द्वारा बल लगाता है, लेकिन पृथ्वी भी उतनी ही क्रिया घोड़ा गाड़ी पर लगाती है। चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है, इसलिए घोड़ा गाड़ी को लेकर आगे की ओर बढ़ जाएगा। घोड़ा गाड़ी खींचते समय घोड़े के अगले पैरों द्वारा, घोड़े के पिछले पैरों द्वारा पृथ्वी यानी जमीन पर तो क्रिया होती है, जबकि पृथ्वी प्रतिक्रिया लगाती है, यानी कि विपरीत दिशा में बल लगाती है, प्रतिक्रिया करती है या लगाती है। जब घोड़ा गाड़ी खींचते समय घोड़ा अपने पिछले पैरों से जमीन पर क्रिया करता है, तो पृथ्वी भी विपरीत दिशा में उतनी ही प्रतिक्रिया करती है, फलस्वरूप घोड़ा गाड़ी आगे की ओर बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये होगा न्यूटन का तीसरा नियम। अब देखते हैं संवेग यानी मोमेंटम। संवेग यानी मोमेंटम हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में फिर आपको बताएंगे। मोमेंटम क्या होता है? किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान
तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरी परिभाषा भी आप समझ सकते हैं इसे। मान लिया यह कोई वस्तु है, कोई द्रव्यमान रख रही है, या तो कोई द्रव्यमान रख रही है या निश्चित द्रव्यमान रखती है। यह जिस वेग से आगे की ओर बढ़ती है, यदि कोई वस्तु जो कोई द्रव्यमान रखती है या जिसका कोई द्रव्यमान है, यदि वह आगे की ओर बढ़ती है, जिस वेग से बढ़ती है, वह उस वस्तु का संवेग कहलाता है। संवेग एक सदिश राशि है, संवेग एक वेक्टर क्वांटिटीज है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अब दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन का दूसरा नियम तथा न्यूटन का तीसरा नियम, इन तीनों के संयोजन का जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण या महत्वपूर्ण कारण है, वह संवेग संरक्षण का नियम। यानी कि इस संवेग संरक्षण के नियम पर न्यूटन का दूसरा लॉ तथा न्यूटन का तीसरा लॉ दोनों अप्लाई होते हैं। न्यूटन के संवेग संरक्षण के नियम पर न्यूटन का दूसरा नियम तथा न्यूटन का तीसरा नियम दोनों अप्लाई होते हैं, दोनों लागू होते हैं। पहली बात तो ये। अब संवेग संरक्षण का नियम होता क्या है? मान लिया ये कोई एक वस्तु है और ये बहुत सारी वस्तु है, तो इन वस्तुओं को सिस्टम यानी कि निकाय या समुदाय कहा जाएगा। मान लिया किसी कट्टे में या किसी बोरी में एक आलू है, या फिर उसी बोरी में बहुत सारे आलू है, तो क्या कहे जाएगा कि बोरी भरी हुई है या बोरी में बहुत सारे आलू है। तो यह ऐसे भी कहा जा सकता है कि यह कोई सिस्टम यानी कि निकाय है या समुदाय है। अब समझिए, यदि कोई वस्तु एक हो या वस्तुओं का कोई समुदाय हो, यदि उस पर कोई बल कार्य ना करे तो वस्तु का संवेग नियत यानी कि कांस्टेंट रहता है। यदि इस बोरी पर, इस आलू की बोरी पर कोई बल कार्य ना करे तो वस्तु का संवेग नियत रहता है, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं होता। यदि उसमें ना तो कोई वेलोसिटी है, ना तो कोई वेग लग रहा है उस पर, और ना ही कोई बल, जब बल ही नहीं लगेगा तो वेग कहां से लगेगा फिर? यानी कि यह बोरी जूं की तू जहां धरी है वहीं की वहीं धरी रह जाएगी। तो इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यदि किसी वस्तु या वस्तु के निकाय यानी सिस्टम या समुदाय पर कोई बल यानी फोर्स, कोई बल ना लगाया जाए तो वस्तु का संवेग
वस्तु का मोमेंटम नियत यानी कि कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वस्तु पर बल लगेगा तो उतना ही बल वस्तु पर विपरीत दिशा में लगेगा। यदि इस बोरी पर बल लगाया जाएगा तो उतना ही बल बोरी विपरीत दिशा में लगाएगी, यानी कि उल्टी दिशा में, नीचे की दिशा में लगाएगी। अगर ये ऊपर को उठाया गया तो ये बोरी जो अपना एक भार रखती है, एक वेट रखती है, एक द्रव्यमान रखती है, वो नीचे की ओर प्रतिक्रिया बल लगाएगी। इसका मतलब यानी कि अगर ऊपर की ओर संवेग परिवर्तन हो रहा है तो नीचे की ओर भी उतनी ही मात्रा में उसके विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया बल लगाया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ, तो इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए आप। इसके उदाहरण इस प्रकार है। नंबर 1, पहले आप समझिए, यदि बराबर संवेग यानी कि इक्वल मोमेंटम, समान वेग, समान संवेग से मान लिया ये कोई दो गेंदे हैं। अब समान वेग से, समान संवेग से मतलब क्या हुआ कि इनके द्रव्यमान भी समान है, इन दोनों के द्रव्यमान यानी कि आकार भी समान है, और ये समान वेग से ही आगे की ओर बढ़ रही है, और ये आपस में टकरा जाती है, तो इनका संवेग शून्य होगा जब ये रुक जाएंगी। लेकिन टकराने से पहले भी इनका संवेग शून्य ही है। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण पढ़ा रहा था तब मैं आपको बताया था, अगर कोई वस्तु समान वेग से आगे की ओर बढ़ रही है तो उसका एक्सेलरेशन शून्य होगा, जो सिविल सर्विसेज में आया सवाल है। यदि कोई वस्तु समान वेग से आगे की ओर बढ़ रही है तो उसका त्वरण शून्य होगा। इसी प्रकार यहां भी अगर वो समान संवेग से दोनों गेंदें आगे की ओर बढ़ रही है तो इनका संवेग शून्य होगा टकराने से पहले, और टकराने के बाद जब ये रुक जाएंगे आपस में तो इनका संवेग तब भी शून्य होगा। क्यों? क्योंकि बराबर संवेग यानी कि बराबर द्रव्यमान और बराबर वेग से आगे बढ़ रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, बंदूक से छूटने पर गोली का आगे की ओर बढ़ जाना, जैसा कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में भी बताया। इसमें हल्का सा ही चेंज है, बस क्या चेंज है वो बताऊंगा आपको। मान लिया ये कोई बंदूक है, ये क्या है, कोई बंदूक। जब इस बंदूक से गोली छूटेगी तो क्या होगा, अत्यधिक वेग से वो आगे की ओर बढ़ जाएगी, यानी कि अत्यधिक संवेग से। यानी कि कोई गोली जो कोई द्रव्यमान रखती है वो अत्यधिक वेग से, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। यदि वो गोली कोई द्रव्यमान रखती है और v वेलोसिटी यानी कि v वेग से आगे की ओर बढ़ती है तो उसकी दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाएगा। जब ये इससे द्रव्यमान गुना वेग से आगे की ओर बढ़ेगी तो इसमें संवेग उत्पन्न हो जाएगा। इस संवेग उत्पन्न होने से इस बंदूक पर पीछे की ओर झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि बंदूक ने तो अपनी क्रिया कर दी, अब गोली भी तो विपरीत दिशा में बल लगाएगी तो पीछे की ओर बंदूक में झटका लगेगा। क्यों? अगर बंदूक भारी है तो जिस व्यक्ति ने बंदूक पकड़ के रखी है या कस के रखी है उसे झटका लगेगा, तो उसका द्रव्यमान, व्यक्ति का द्रव्यमान और इस बंदूक का द्रव्यमान एक हो जाएगा तो झटका कम लगेगा। अगर यदि कोई हल्का आदमी
भारी बंदूक को पकड़ के रखेगा तो उसको थोड़ा, अगर वो उसे मजबूती से नहीं पकड़ेगा तो उसका कंधा तोड़ देगी बंदूक, क्योंकि इसमें इतनी वेलोसिटी से आगे निकल के जाएगी। इसी प्रकार रॉकेट का आगे की ओर बढ़ना, रॉकेट का आगे की ओर आगे बढ़ना, जब किसी रॉकेट, ये रॉकेट हो गया कोई, जब इसमें द्रव ईंधन यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन का दहन होगा तो अत्यधिक मात्रा में गैसें नीचे की ओर दबाव डालेगी, यानी कि नीचे की ओर दबाव डालने से ऊपर की ओर प्रतिक्रिया होगी, यानी कि बल नीचे की ओर लग रहा है तो ऊपर की ओर दूसरी तरफ उल्टी दिशा में बल लगेगा, यानी कि रॉकेट ऊपर की ओर बहुत तेजी गति से भाग जाएगा। तो ये होगा संवेग संरक्षण के नियम के उदाहरण। ये दो काफी पूछे जाते हैं, जैसे बंदूक से गोली छूटना, रॉकेट का प्रक्षेपण करना, ये दो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं। अतः आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।